वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेकर आए हैं 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 33। तो आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 33। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सप्ताह में आपने दो और वर्कशीट की है, 31 और 32, जो यूरोप में राष्ट्रवाद की पार्ट से संबंधित है। ये इतिहास का पहला पार्ट है। उम्मीद है आप सभी ने उस पार्ट को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से कौन से थीम को समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि 1815 के उपरांत जो फ्रांस में या यूरोप में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में समझने की कोशिश की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1804 की जो नेपोलियन संहिता थी, उसे हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा है। उसके द्वारा नेपोलियन ने बहुत बड़े प्रशासनिक सुधार किए थे और उदारवादी व्यवस्था की तरफ ले गया था। लेकिन जब तक नेपोलियन रहा, वो एक विजेता रहा और उसने फ्रांस पर तो अपना शासन स्थापित किया ही, आसपास के इलाकों को भी विजित किया और वहाँ पर फ्रांस का एक तरह से साम्राज्य स्थापित किया। 1815 ईस्वी में फ्रांस एक युद्ध में नेपोलियन की हार होती है और उसे वाटरलू में कैद करके भेज दिया जाता है। तो यहीं से एक बड़ा बदलाव आता है। जब नेपोलियन की हार हुई और उससे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, कैद कर लिया गया, जेल में लग दिया गया, तो उसके बाद जो रूढ़िवादी ताकतें थीं जिनसे उसकी पराजय हुई थी, उन्होंने अब इस व्यवस्था को पहले जैसी व्यवस्था में स्थापित करने के प्रयास शुरू किए। तो उसको कहा गया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद शब्द से आप परिचित होंगे। रूढ़िवाद का मतलब है ऐसी विचारधारा जो ये विश्वास करती है कि जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, पहले की जो संस्थाएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, वो अच्छे हैं और उन्हीं में थोड़े बहुत सुधार के साथ उन्हीं को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, एक जगह का नाम है, वियना में एक कांग्रेस होती है। कांग्रेस का यहाँ मतलब, कांग्रेस का मतलब सभा से है। वहाँ पर जो उस समय यूरोप के प्रमुख लीडर्स थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, वो मिलते हैं और एक मीटिंग होती है। और मीटिंग के बाद उसमें एक संधि होती है सभी देशों के बीच में। अब उस मीटिंग का जो अध्यक्षता है ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक करता है। ड्यूक मेटरनिक जो है वो रूढ़िवादी विचार से प्रभावित थे और उसको स्थापित करना चाहते थे कि यूरोप की जो सीमाएं हैं या जो व्यवस्था हैं वो पहले के जैसे स्थापित कर दी जाए। ठीक है। तो इस तरह से 1815 में वियना में एक संधि होती है जो रूढ़िवादी व्यवस्था यानी पहले की व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करती है, जिस व्यवस्था को नेपोलियन के विजयों ने, नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक सुधार द्वारा चेंज कर दिया था। तो आइए देखते हैं 1815 की वियना संधि में कि क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें थी। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। सबसे पहला, फ्रांस में बोर्बो राजवंश की स्थापना। फ्रांस में जिस राजवंश को हटा दिया गया था, नेपोलियन ने उसे हटा करके अपनी सत्ता स्थापित की, उस राजवंश की पुनः स्थापना कर दी गई। रूढ़िवाद यही तो कहता है कि पहले से जो चली आ रही परंपराएं वो ठीक है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, फ्रांस में ही सुधार हुआ और बोर्बो राजवंश की स्थापना कर दी गई नेपोलियन के बाद। अब इसका मुख्य उद्देश्य यानी वियना संधि का मुख्य उद्देश्य रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था, यानी पहले से जो चली आ रही है उसी को थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, नई देखिए नई कहा गया है, मतलब जो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ स्वीकार कर लिया जाए, कायम कर लिया जाए। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। नेपोलियन एक बहुत बड़ा विजेता था। कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। लास्ट उसी युद्ध में पराजित हुआ था 1815 में, जिसमें उसको कैद कर लिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसीलिए जो उसने जीता था, जिन जिन इलाकों पर अपने अधिकार कायम किए थे, वो अधिकार उन फ्रांस के हाथों से निकल गए और उनका अपना पहले जैसे एज इट इज जिस राजवंश के अधीन थे, उस राजवंश और उस देश के अधीन कर दिए गए। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक लगाने हेतु नए राज्यों की स्थापना।
अब ऐसा भी सुनिश्चित किया गया कि ऐसा भी ना हो कि भाई फ्रांस, क्योंकि उस समय फ्रांस एक शक्तिशाली देश था, तो उसकी सीमा विस्तार ना कर पाए, इसलिए नए नए राज्य के स्थापित कर दिए गए और उसकी घेराबंदी की गई ताकि वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना कर सके। तो इस तरह से वियना संधि को ये 4 विशेषताएं थी। अब इन चार वियना संधि को होने में, कराने में एक जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो अब आप देखेंगे आगे उसके बारे में है कि ड्यूक मेटरनिक कौन था। आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये ड्यूक मेटरनिक का चित्र है। इसका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था और ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ऑस्ट्रिया का प्रमुख था और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी जहां पर ये समझौता हुआ था। इस दौरान 1814 से 48 तक इनका काल रहा और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक बार इसका बहुत बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट है जिसमें कहता था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यह जो इसका बयान था वो फ्रांस की डिपेंडेंसी और फ्रांस की जो डोमिनेंसी है उसको दर्शाता है कि जो फ्रांस में होता है वही पूरे यूरोप में हो जाता है, या वैसा ही होता है। फ्रांस अगर छींक दे तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस का इतना गहरा प्रभाव पूरे यूरोप पर है क्योंकि उसने नेपोलियन के कार्यकाल को बड़ी नज़दीकी से देखा था और झेला था। तो इसीलिए ये चाहता था कि नेपोलियन के बाद फिर से राजतंत्र यानी रूढ़िवादी तंत्र की स्थापना हो और उसके लिए मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए वियना संधि को कराने में, ऑर्गेनाइज करने में और उसको संधि तक पहुंचाने में, वियना सभा कराने में और उसको संधि तक पहुंचाने में मेटरनिक का बहुत बड़ा योगदान था। तो यह एक रूढ़िवादी व्यक्ति था जिसका विचार था कि परंपराओं से चली आ रही राजतंत्र में थोड़े बहुत सुधार के साथ उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यही देखिए, आप नीचे देखेंगे तो एक और व्यक्ति के बारे में इसमें जानना है। यह इसके मेटरनिक के विचारों के ठीक उलट था। अब देखते हैं ये कैसे थे। ये कौन थे? यूसेपी मैत्सिनी, शॉर्ट में मैजिनी के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपने किताब में पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी है। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था, ठीक है। और ये कुछ कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। ये कार्बोनारी एक गुप्त संगठन था जो अंडरग्राउंड होकर के काम करता था और ख़ास तौर से क्रांतिकारी संगठन था। अब आगे हम लोग देखेंगे। 24 साल की युवावस्था में इनको लिगुरिया में क्रांति करने के लिए देश निकाला दे दिया गया। भाई क्रांति कर रहे थे, क्रांति मतलब जो रूढ़िवादी विचार चल रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। तत्पश्चात इन्होंने कई भूमिगत संगठनों की स्थापना, खुद अपने संगठन बनाए। इसमें से 2 प्रमुख थे, मार्सेई के यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। ये दोनों गुप्त संगठन थे जो छुप करके काम करते थे। इसलिए काम करते थे कि उस समय रूढ़िवादी ताकतों का वर्चस्व था और उसका विरोध करना उस समय एक बहुत बड़ी बात थी और उसे दंडित किया जाता था। उसे प्रताड़ित, मृत्युदंड या राज्य के खिलाफ विद्रोह माना जाता था, जो उस समय के हिसाब से ठीक नहीं था। तो इसने गुप्त संगठन बनाए और उसके द्वारा लोगों को राजतंत्र का जोरदार विरोध किया। क्या किया? राजतंत्र का जोरदार विरोध किया और प्रजातांत्रिक सपनों को दिखाया लोगों में कि भाई लोगों में राजा ऐसा नहीं है कि राजा परंपरागत ही होना चाहिए या जो शासक है वो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। जनता का जो टैक्स देती है, जो जनता मेन है, उसकी अपनी अधिकार होने चाहिए और उसकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे विचारों को लेकर के उन लोगों के सामने आया। तो इसके कारण जो रूढ़िवादी थे, जो परंपराओं में विश्वास करते थे, उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसे छुप करके काम करना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए मेटरनिक ने, जो रूढ़िवादी व्यक्ति था, इसको यानी मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। उसने बताया था कि ये सबसे खतरनाक दुश्मन है, इससे सावधान रहना, क्योंकि ये हमारी परंपराओं जो चली आ रही जो व्यवस्था है इसका इस तरह खिलाफ करता है, जनता में इसको अवेयर कर रहा है, भड़का रहा है उसकी भाषा में। तो ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो इस तरह से जोसेफ मैत्सिनी जो था वो रूढ़िवाद के खिलाफ था और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा था, लोगों में विचार फैला रहा था। तो इस तरह से हमने 2 व्यक्तित्वों के बारे में जाना, ड्यूक मेटरनिक और जोसेफ मैत्सिनी, ठीक है। अब आइए प्रश्न उत्तर सेक्शन में चलते हैं। बच्चों एक चीज़ है,
जो इसमें प्रश्न दिए होते हैं वर्कशीट में, वो आपके वर्कशीट में जो कंटेंट दिए हैं उसी पर आधारित होते हैं। कई बार मुझे ये लगता है कि प्रश्न उत्तर को सीधे सीधे आप से चर्चा कर ली जाए, लेकिन मैं यहाँ सोचता हूँ, या जो मेन इस वर्कशीट की भावना है कि आप वर्कशीट को पढ़ें और प्रश्न उत्तर को इस वर्कशीट की जो दिए गए कंटेंट के माध्यम से खुद लिखें। तभी क्या होगा कि आपकी सोचने की, लिखने की क्षमता विकसित होगी। तो आइए हम आपकी मदद करते हैं कि किस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं, इसी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पाठ से संबंधित यानी यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास के आपके पहला पाठ को भी आप थ्रोली पढ़ें, क्योंकि इस पूरे सप्ताह हमने यही चीज़ जानी है। तो उसको पढ़ें और उससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, नई चीज़ें, और उससे भी आप सीखिए। लेकिन चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, प्रमुख विशेषता की वर्णन करनी है और ऊपर बिल्कुल क्लियर कट ये 4 बॉक्सों में लिखा हुआ है कि वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके लिख सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। वियना सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे 1815 की वियना संधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं या थी। ठीक है, पहला, इस संधि के बाद फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। यहां देखिएगा, ये शॉर्ट में आपको लिखा हुआ है, इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है। यह लिखेंगे इस संधि के द्वारा फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पुनः स्थापना या फिर से स्थापना किए गई। और दूसरा लिखेंगे, इस संधि का मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। क्लियर कट है भी। इस संधि के द्वारा फ्रांस ने उन इलाकों पर से अधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस संधि के द्वारा नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों से फ्रांस को आधिपत्य को खत्म कर दिया गया, यानी फ्रांस से ले लिए गए, और फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। तो इस तरह से इसमें थोड़े से चेंजेस करके हम प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं और लिख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा उत्तर माना जाएगा। अब देखिए, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखिए, मैटरनिक के लिए एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें इसी में से हमें उत्तर निकालने हैं। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे, मैटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और उन्होंने यूरोप की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अब इसमें क्या, उन्होंने, अब जैसे यहाँ लिख लेंगे, उन्होंने पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वियना संधि को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रूढ़िवादी विचारकों के नेतृत्व करते थे। ठीक है, अगला चौथा लिख सकते हैं आप कि मैटरनिक फ्रांस के साम्राज्यवाद के विस्तार के बीच एक बहुत बड़ा अवरोध बनकर खड़े हुए। तो इस तरह से मैटरनिक की जो विशेषताएं हैं उसको आप इसमें लिख सकते हैं, उसकी भूमिका। तो इसमें मेनली वही 2-3 चीज़ें लिखनी है कि उसने रूढ़िवादी राजतंत्र की पुनर्स्थापना करने में सक्रिय भूमिका निभाई, यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फ्रांस पर नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से आप मैटरनिक के रोल को 3 भागों में, फ्रांस को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, दूसरा राजतंत्र की पुनर्स्थापना में, और तीसरा यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से आप इसी बॉक्स की मदद से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, मैटरनिक ने जोसेफ मैथ्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना। वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं, एक तो उसने मैथ्सनी को खतरनाक दुश्मन क्यों माना, और दूसरा है कि किस सामाजिक व्यवस्था की काम कर रहे थे। तो इसमें भी देखेंगे आप, सबसे पहले मैटरनिक वाले में बॉक्स में है कि सबसे खतरनाक दुश्मन इसलिए माना, पहले लिखेंगे मैटरनिक, उत्तर लिखेंगे मैटरनिक ने जोसेफ मैथ्सनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन इसलिए माना क्योंकि वह यूरोप की
यूरोप की पुनर्संरचना करना चाहता था। कौन? मैथ्सनी करना चाहता था ना। दूसरा, वो यूरोप में रूढ़िवादी राजतंत्र का विरोध करता था। कौन? मैथ्सनी। इसीलिए ठीक है। तो इस तरह से दो इसके पॉइंट होंगे, एक वह रूढ़िवादी राजतंत्र व्यवस्था का विरोध कर रहा था और दूसरा वो एक उदारवादी व्यवस्था या प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। अब दूसरा चीज देखते हैं, वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? वो परंपरागत चली आ रही रूढ़िवादी राजतंत्र व्यवस्था की बात कर रहे थे। उसी को तो बदलना चाहता था मैथ्सनी। तो इसका एक लाइन का उत्तर है कि मेटरनिख इस संदर्भ में रूढ़िवादी, यहां से देखेंगे यहां पर है ये पुराने राजतंत्र, रूढ़िवादी राजतंत्र की बात कर रहे थे। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? नेपोलियन युग के उपरांत, नेपोलियन के बाद क्या परिवर्तन हुए? तो इसको आप पूरा जो सीट पढ़े होंगे उसके आधार पे आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्या परिवर्तन हुए? देखिए ये परिवर्तन भी हुए। इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब लिखेंगे नेपोलियन के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई। ठीक है। नेपोलियन के बाद फ्रांस द्वारा जीते गए क्षेत्रों को फ्रांस से छीन लिया गया। तीसरी चीज, नेपोलियन के बाद नई रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दी गई। नेपोलियन के बाद फ्रांस को घेरने के लिए विभिन्न देशों ने अनेक तरह के संगठन बना लिए जिसे फ्रांस पर नियंत्रित स्थापित किया जा सके। तो इस तरह से आप नेपोलियन के बाद फ्रांस और यूरोप में हो रहे चेंजेस के बारे में लिखेंगे 4 पॉइंट बनाकर। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में दिक्कत हो रहे हैं तो आप इसी में से ढूंढें और हमारी इस वीडियो को दोबारा चला करके देखें और उन जो बात कही गई है उसको लिखें, लिखने की कोशिश करें। उम्मीद है आप बहुत आसानी से और अच्छे से सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। तो चलिए कॉपी निकालिए और इस वर्कशीट को करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें। तो मैं आर के सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वर्कशीट में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।